हैंड डाल दिए थे क्या? ब्लॉक्स कुछ लिखे थे? मतलब कुछ भी नहीं लिखे थे। हेडिंग डिवीजन ऑफ एलिमेंट्स इनटू ब्लॉक्स। हाँ चलो डेफिनेशन लिखते हैं। लिख लो इसमें पहले एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल have been divided into 4 blocks. Elements in the periodic table have been divided into 4 blocks. That is S, P, D and F. S सब स्मॉल लेटर में लिखना, S, P, D and F. Full stop. This division is based upon the name of the orbital, which receives the last electron. The name of the orbital which receives the last electron. जो आखिरी इलेक्ट्रॉन रिसीव कर रहा है उसके ऑर्बिटल का नाम, which receives the last electron. चलो पहले लिख लो एस ब्लॉक. फर्स्ट एस ब्लॉक एलिमेंट्स, इनके बारे में कुछ लिखते हैं. इनको क्या बोलते हैं अपन, इसमें इनमें कौन कौन से एलिमेंट प्रेजेंट हैं, है ना. मेटल्स ही है सारे इसमें. डी में भी सारे मेटल हैं. जब अपन पी में आते हैं ना तो पी में मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड तीनों है. क्योंकि मेटल खत्म होते रहते हैं, नॉन मेटल चालू होते रहते हैं, और बीच में वो जिगजैग वाली लाइन है जहां पे हमारे मेटलॉइड्स हैं. बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, ये सब क्या है हमारे मेटलॉइड्स जो बीच में है. ठीक है. क्यों, क्या हुआ? ठीक है चलो डेफिनेशन लिखो. एलिमेंट्स इन विच the last electron enters the last electron enters the s orbital of their respective outermost shells. Elements in which the last electron enters the s orbital of their respective outermost shells are called s block elements. Elements in which the last electron enters the s orbital of their respective outermost shell. मतलब उस पर्टिकुलर एलिमेंट का जो आखिरी शेल है उसके s ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन जा रहा है. क्योंकि शेल के पास तो बहुत सारे सब शेल्स होते हैं ना. अगर फर्स्ट शेल की बात करें तो उसके पास चलो एक होता है, पर सेकंड के पास तो s और p दोनों होता है, थर्ड के पास s p d तीनों होता है, और फोर्थ के पास s p d f चारों सब शेल होते हैं. अब हम किसकी बात कर रहे हैं? हम s ब्लॉक एलिमेंट की बात कर रहे हैं. तो इस एलिमेंट में आखिरी इलेक्ट्रॉन उसके आखिरी शेल के s ऑर्बिटल में जाएगा. उसके आखिरी शेल के s, और s तो सबके पास है. 1 के पास भी है, 2 के पास भी है, 3 के पास भी है, 4 के पास भी है. तो आखिरी इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा? उसी के आउटर मोस्ट शेल के s में. ऐसा भी नहीं कि इनर के s में, वो d और f वाले जाते हैं. s ब्लॉक में तो हर का आखिरी का s ही फिल होता है. जैसे फॉर एग्जांपल हमारे 2 ग्रुप हैं एस ब्लॉक वाले.
जिसमें यहाँ पे हमारा हाइड्रोजन है, यहाँ लिथियम है, यहाँ आपका सोडियम है, यहाँ पोटेशियम है। इसको याद किए थे ना अपन, हेलिना की रब से फरियाद, इसको तो याद कर लो कम से कम, बाकी ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ कि पूरी टेबल रखना है। और फिर दूसरा वाला हमारा ग्रुप ये है, जिसमें यहाँ पे हमने क्या याद किया हुआ है, बेरिलियम, यहाँ पे मैग्नीशियम, और एटलीस्ट यहाँ तक कैल्शियम हम याद रखेंगे, नीचे बेरियम स्ट्रोंशियम वगैरह आता है। ठीक है, तो अब देखो इन सब के आप आखिरी शेल में देखना इलेक्ट्रॉन कहां जा रहा है। इसका देखो 1s1, इसका 1s2 2s1, इसका 1s2 2s2, इसका देखो 1s2 2s2 2p6 3s1, इसका यहां तक सेम, बस क्या आ जाएगा 3s2। पोटेशियम का 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1। तो इसका आखिरी शेल कौन सा है, फोर्थ, और फोर्थ के ही किस में जा रहा है आखिरी इलेक्ट्रॉन, एस में। इसका आखिरी शेल कौन सा है, 3, और 3 के एस में जा रहा है। इसका आखिरी शेल कौन सा है, 1 2 3, 3 के एस में। इसके लिए आखिरी शेल कौन सा है, 2, 2 के एस में। इसके लिए आखिरी शेल है 2, 2 के एस में, और इसके लिए एक ही शेल है जो उसका आखिरी है, और उसके भी एस में ही जा रहा है। समझ रहे हैं क्या? तो ये डेफिनेशन हो गई कि एस ब्लॉक एलिमेंट्स वो होंगे जिनका आखिरी इलेक्ट्रॉन उनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट के, या आउटर मोस्ट शेल बोल लो, उसके एस ऑर्बिटल में जाना चाहिए, उसको हम बोल रहे हैं एस ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, फुल स्टॉप। नेक्स्ट लाइन में लिखना, सिंस एस सबशेल, सिंस एस सबशेल, सिंस एस सबशेल has only one orbital, since s subshell has only one orbital, since s subshell has only one orbital which can accommodate, since s subshell has only one orbital which can accommodate only two electrons, which can accommodate only 2 electrons. Therefore, there are only 2 groups. Therefore, there are only 2 groups of S block element. 2 groups of S block elements. 2 groups of S block elements. ठीक है, 1s1 1s2 2s1 2s2 3s1 3s2 4s1 4s2 5s1 5s2 6s1 6s2 7s1 7s2, खत्म, सारे एस भरा गए। ठीक है, तो 2 ही ग्रुप है, इनमें भी नाम होते हैं। इस ग्रुप को ग्रुप नंबर 1 एंड 2, 1 को कहते हैं अपन एल्कली मेटल्स एंड 2 को बोलते हैं एल्कलाइन अर्थ मेटल। लिख लो, ग्रुप 1 इज कॉल्ड alkali metals. Group 1 is called alkali metals, whereas group 2 is called alkaline earth metal. Group 2 is called alkaline earth metal. अच्छा, इसमें एक एलिमेंट रह गया हमारा, कौन सा, हीलियम। हीलियम यहां पड़ा हुआ है ना, उसका भी तो आखिरी इलेक्ट्रॉन एस में ही जाता है, तो ये भी तो एस ब्लॉक हुआ ना, भले रखा वहां पर है, पर वो भी हमारा एस ब्लॉक एलिमेंट ही कहलाएगा। ठीक है, तो ये दोनों ग्रुप प्लस हीलियम इज अवर एस ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है, तो एक लाइन और हीलियम के लिए लिखना, हीलियम इज ऑल्सो एन एस ब्लॉक एलिमेंट। हीलियम इज ऑल्सो एन एस ब्लॉक एलिमेंट। ग्रुप 2 का नाम लिखे ना, एल्कलाइन अर्थ मेटल। हीलियम इज ऑल्सो एस ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है, एक लाइन और लिखो नीचे, जनरल आउटर शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जनरल आउटर शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इनकी जनरल आउटर शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसी हो सकती है? देखो, आउटर शेल की कॉन्फ़िगरेशन सबकी देखना आप, क्या है, 1s1 2s1 2s2 3s1 3s2 4s1 4s2, सबकी लास्ट में क्या है, मतलब ns1 है या ns2 है,
तो इनकी कॉन्फ़िगरेशन क्या हो सकती है, NS1 से 2, या तो 1 होगी या तो 2 होगी। ये जनरल इसलिए बोलो क्योंकि अपन ने n का कुछ वैल्यू नहीं डाला है यहां पर, जहां पे n का वैल्यू कहां से कहां तक रहेगा बताओ, 1 से 7 तक, पूरा सातों पीरियड 1 से 7। ठीक है, चलो नेक्स्ट, एक प्रॉपर्टी लिखना इनकी, कुछ एक पैराग्राफ में इनकी प्रॉपर्टीज लिखते हैं। एस ब्लॉक एलिमेंट्स आर सॉफ्ट मेटल्स, एस ब्लॉक एलिमेंट्स आर सॉफ्ट मेटल्स, और अगर मेटल सॉफ्ट है तो बताओ बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट कैसा होगा, कम होगा। हार्ड मेटल का मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है, सॉफ्ट वाले का कम होगा। तो सॉफ्ट मेटल हैविंग लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, having low melting and boiling points, having low melting and boiling points, full stop. They have दो डैश बनवा रहा हूं, या आप लोग मुझे बताओगे क्या होगा इसका आंसर। दे हैव डैश आयनाइजेशन एंथैल्पी, दे हैव डैश आयनाइजेशन एंथैल्पी एंड डैश इलेक्ट्रोपॉजिटिव, डैश इलेक्ट्रो पॉजिटिव। जब आप लोग प्रॉपर्टी नहीं पढ़े हो ना, आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होता है समझना, इट इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। अगर आपको एक एलिमेंट में से उसके आखिरी इलेक्ट्रॉन को, एक एटम में से आखिरी इलेक्ट्रॉन को निकालना है, तो बिना एनर्जी दिए तो निकलेगा नहीं, क्योंकि उसको न्यूक्लियस ने पकड़ के रखा है। तो यू हैव टू गिव सम एनर्जी ताकि वो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल सके। इस टाइप का हम और कहां पढ़े हैं कि एनर्जी देते हैं तो इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाता है, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन में, वहां हमारा लाइट के फॉर्म में एनर्जी देते थे अपन, तो एटम से इलेक्ट्रॉन नॉकआउट हो जाता था, बाहर आ जाता था, राइट। तो इसी एनर्जी को क्या बोलते हैं, आयनाइजेशन पोटेंशियल। क्या बोलते हैं, आयनाइजेशन पोटेंशियल, जो कि इनका बहुत लो होता है। तो अभी लिख लो आप लोग लो, मैं आपको रीजन इसका प्रॉपर्टी में बताऊंगा, ठीक है। लो आयनाइजेशन एंथैल्पी एंड आर हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव, एंड आर हाईली electropositive. Metals are electropositive in nature, non-metals are electronegative in nature, because they lose electron becomes cation, they gain electron becomes anion, electropositive, electronegative. ठीक है, okay. So they have low ionization enthalpy and are highly electropositive. ठीक है, full stop. They are strong reducing agents, they are strong reducing agents, they are strong reducing agent. क्या होते हैं reducing agents, जो सामने वाले को reduce करेंगे, हेल्प कर रहे हैं ना, तभी तो वो एजेंट है। उनका रिडक्शन नहीं होता, पर वो सामने वाले को reduce होने में हेल्प करते हैं। कैसे हेल्प करते हैं, बाय डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन्स, बाय डोनेटिंग। आपने पढ़ा है ना ऑक्सीडेशन रिडक्शन का, दो डेफिनेशन अपन पढ़ते थे क्लास 10th में। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, करेक्ट। तो रिडक्शन क्या होगा, उल्टा, दैट इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब ध्यान से सुनना, मेटल की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन लूज करने की, Na प्लस होता है, Na माइनस कभी सुने हो क्या, बिकॉज सोडियम के पास आखिरी शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, वो लूज करके अपना ऑक्टेट कंप्लीट करता है, तो Na प्लस बनता है। इसका जो इलेक्ट्रॉन लूज हुआ है ना, वो क्लोरीन गेन करके क्या बन जाएगा, क्लोराइड। क्या बन जाएगा, क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या बन जाएगा, क्लोराइड। तो Na का जो इलेक्ट्रॉन था वो लूज किया, तो Na का हुआ है ऑक्सीडेशन, और क्लोराइड का हुआ या क्लोरीन का हुआ है रिडक्शन। तो हेल्प किसने किया उसको इलेक्ट्रॉन गेन करने में, सोडियम ने। अगर सोडियम अपना इलेक्ट्रॉन नहीं देता तो कहां से रिड्यूस होता, क्लोरीन। तो अल्टीमेटली सोडियम इज अ रिड्यूसिंग एजेंट। तो हमारे जनरली जो मेटल्स होते हैं ना, दे आर गुड रिड्यूसिंग एजेंट्स, मेटल्स आर गुड रिड्यूसिंग एजेंट्स, क्योंकि उनकी टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन लूज करने की। उनको पता ही नहीं कि वो रिड्यूसिंग एजेंट है, वो तो अपना स्टेबिलिटी गेन करने के लिए इलेक्ट्रॉन छोड़ दिए, उससे किसी का फायदा हो गया, वो रिड्यूस हो गया, तो ये क्या कहला गया, रिड्यूसिंग एजेंट। मतलब उसको पता ही नहीं है कि वो एक दान पुण्य कर चुका है, उसने फेंक दिया, किसी ने उठा लिया, तो अब
दुनिया की नजर में तो ये हो रहा है ना कि इसने दान दिया उसको, पर ये तो अपने ऑक्सीडेशन के लिए ऐसा किया था, बदले में वो सामने वाला रिड्यूस हो गया, उसका फायदा हो गया, तो ये क्या कहलाएगा? दानवीर, रेड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, चलो, तो मेटल्स आर गुड रेड्यूसिंग एजेंट। एंड लास्ट पॉइंट लिखेंगे, वो उसको कंप्लीट किया क्या? एंड आर गुड कंडक्टर ऑफ reducing agent and are good conductors of heat and electricity, and are good conductors of heat and electricity, and are good conductors of heat and electricity, and are good conductors of heat and electricity. अच्छा, एक सेंटेंस और लिखना, लास्ट प्रॉपर्टी। compounds of s block elements are 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 ionic, NaCl, MgCl2, है ना, NaBr, ये सब क्या है? हमारे आयनिक कंपाउंड्स हैं, क्योंकि इनकी टेंडेंसी लूज करने की है। ये एक नॉन मेटल को खोजेंगे जिनके साथ ये जिनको वो गेन करवा देंगे और बन जाएंगे कैटायन एनायन, और इनके बीच का होगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिससे ये जुड़ के क्या बना लेंगे? आयनिक कंपाउंड्स। पढ़े ना आप लोग आयनिक कंपाउंड, कोवेलेंट कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड्स कौन होते हैं? जिनमें बॉन्ड फॉर्मेशन होता है बाय आइदर लूज और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। कोई एक एंटिटी इलेक्ट्रॉन लूज करता है, दूसरा एंटिटी इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है, बन जाता है कैटायन एनायन, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, है ना, बन गई बॉन्ड। बॉन्ड इज नोन एज आयनिक बॉन्ड एंड द कंपाउंड इज नोन एज आयनिक कंपाउंड। वही अगर ये लोग शेयर कर रहे होते तो कोवेलेंट बॉन्ड बनती और कंपाउंड कहलाता कोवेलेंट कंपाउंड। तो सारे एलिमेंट इनके आयनिक है एक्सेप्ट बेरिलियम, एक्सेप्ट लिख लो, और आयनिक एक्सेप्ट बेरिलियम। कंटिन्यूएशन में सेंटेंस नहीं चल रहे ना अपन, उसी में एक एक्सेप्शन है बेरिलियम, एक्सेप्ट बेरिलियम। तो देखो हमने कहा ना कि सारे मेटल एक जैसे नहीं है, देयर आर सम एक्सेप्शंस। जैसे हम बोल देते हैं कि मेटल्स आर सॉलिड, बट क्या बोलते हैं फिर बाद में? मर्क्यूरी इज अ लिक्विड मेटल। पर ठीक है, एक ब्रॉड क्लासिफिकेशन तो हम कर रहे हैं कि बहुत सारी प्रॉपर्टी एक जैसी है, एक आध कुछ एक्सेप्शन हो सकते हैं। जैसे ऑल मेटल्स आर हार्ड, बट सोडियम पोटेशियम तो सॉफ्ट होते हैं। इनफैक्ट हमारे ग्रुप 1 और 2 वाले लगभग सभी सॉफ्ट है। वही हम जब डी में आएंगे तो वो भी मेटल्स हैं, बट वो हार्ड मेटल्स हैं। एफ में आएंगे तो वो भी हार्ड मेटल्स हैं। सुन रहे हैं क्या बोल रहा हूं मैं? तो मेटल सारे एक जैसे हैं, देयर आर सम एक्सेप्शंस। ऐसा ही नॉन मेटल में भी है। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया एस ब्लॉक के बारे में। नेक्स्ट सब डालेंगे पी ब्लॉक। पी ब्लॉक एलिमेंट्स। अब जैसा हमने पूरा एस ब्लॉक के बारे में लिखा है ना पूरा, वैसा ही हमें पी ब्लॉक के बारे में लिखना है। डेफिनेशन लिखो सबसे पहले तो देख करके। एस ब्लॉक का जैसे आपने डेफिनेशन लिखा है एग्जैक्टली वैसा ही डेफिनेशन पी के लिए लिखेंगे। बस क्या लिखोगे लास्ट में? देयर रेस्पेक्टिव, हाँ मतलब पी ऑर्बिटल में जाएगा ऑफ देयर रेस्पेक्टिव आउटर मोस्ट शेल। लिख लो। आप लोग कहां से लिखना चालू किए थे? सिंस। लिखो डेफिनेशन। एलिमेंट्स इन विच, पी ब्लॉक एलिमेंट्स है ना, एलिमेंट्स इन विच the last electron enters any one of the 3 p orbitals। आप लोग शायद सिर्फ p ऑर्बिटल लिखे होगे, है ना, पर p तो 3 होती है, तो किसी में भी जा सकता है, चलेगा, p भी लिखोगे तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। एलिमेंट्स इन विच द लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स एनी वन ऑफ द 3 p ऑर्बिटल्स। p ऑर्बिटल 3 होते हैं, तीनों में से किसी में भी अगर आखिरी इलेक्ट्रॉन जा रहा है, ऑफ देयर रेस्पेक्टिव आउटरमोस्ट शेल्स, of their respective outermost shells, of their respective outermost shells are called p block elements, are called p block elements। फिर क्या लाइन लिखे थे एस में? अब आप लोग आ गए थे उस समय ना, कि सिंस एस सब शेल हैज 1 ऑर्बिटल, ऐसा लिखा था। तो अब यहां क्या लिखोगे? सिंस p has 3 orbitals
तो कितने ग्रुप होने चाहिए इसके, और हर ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, तो टोटल 6 ग्रुप। लिख लो, आप इसको शॉर्ट में लिखना चाहो तो अपने वर्ड्स में शॉर्ट में लिख लो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। और हमें समझ में आना चाहिए कि पी ब्लॉक में कितने ग्रुप हैं, 6 ग्रुप। तो सिंस पी सबशेल हैज 3 p orbitals, so total 6 electrons, so 6 groups, ऐसे शॉर्ट में लिख लेते हैं ना। so total 6 electrons, so 6 groups, so 6 groups। कहां से कहां तक, कहां से कहां तक? नहीं नहीं भैया, वो 2 से वाला कौन बोला? 2 से 12 तो डी है ना। एस इधर है, पी उधर है, बीच में पी है, बीच में डी है। एस इधर, पी इधर, बीच में डी, नीचे एफ। तो हाँ, कितना? 18, 13 टू 17। 18 ने क्या बिगाड़ा है भाई? 13 टू 18 लिख लो, तभी तो 6 होगा ना। 13, 14, 15, 16, 17, 18, 13 टू 18 एक्सक्लूडिंग हीलियम, ये जरूर लिखना। 13 टू 18 में हीलियम आता है ना भाई? किसमें आता है हीलियम? 18 में। 18 का पहला एलिमेंट हीलियम है, और उसको तो अपन एस में डाल चुके हैं, तो वो यहां का पार्ट नहीं है। वो वैसे भी ऊपर की डेफिनेशन फॉलो नहीं कर रहा है। हीलियम में आखिरी इलेक्ट्रॉन एस में जा रहा है, पी में नहीं जा रहा है, तो वो तो वैसे भी डेफिनेशन फॉलो नहीं कर रहा है ना पी वाले की। तो एक्सक्लूडिंग हीलियम 13 से 18 सारे क्या है हमारे? पी ब्लॉक एलिमेंट्स। सुनाई दे रहा है क्या? हाँ चलो, फिर क्या लिखे थे नेक्स्ट लाइन? अच्छा, नाम लिखे थे क्या? चलो, इसका जनरल, पहले जनरल कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। लिखो नीचे, जनरल आउटर शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जनरल आउटर शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। मैं आप लोग को 2-4 एग्जांपल बता रहा हूं, आप लोग मुझे बताना सर जनरल ये होगा। जनरल आउटर शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। चलो, कुछ पी ब्लॉक एलिमेंट लेते हैं, उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। ध्यान देना इधर, यहां से चालू करें बोरॉन से। बोरॉन है, फिर क्या है उसके बाद? कार्बन, फिर है हमारे पास नाइट्रोजन, फिर है हमारे पास ऑक्सीजन, क्लोरीन, नियॉन। एक आध और लिखे नीचे वाले भी। बोरॉन के नीचे एल्यूमिनियम, कार्बन के नीचे सिलिकॉन। चलो, किसका लिखना है बताओ? बोरॉन का लिखे 1s2 2s2 2p1। कार्बन का लिखो, एक बनाते जाना है बस, सिंपल। 1s2 2s2 2p2, देखो 1 से 2 हो गया। नाइट्रोजन का 1s2 2s2 2p3, 1s2 2s2 2p4। ये आपका हो जाएगा 1s2 2s2 2p5 एंड 1s2 2s2 2p6। आउटर शेल कॉन्फ़िगरेशन कैसा दिख रहा है आपको इसका? सबका आउटर शेल मतलब सेकेंड शेल। इसका आउटर शेल कौन सा है? सेकेंड शेल। अरे 1 तो इनर हो गया ना, जो हाईएस्ट नंबर है वही तो आउटर शेल है। तो इनके पास हाईएस्ट नंबर कौन सा है? 2। 2, तो 2 में कितने कितने इलेक्ट्रॉन है देखो। 2 का एस सबका भरा हुआ है कि नहीं? है ना? 2 का S2 देखो, मैंने हर बार लिखा है, देखो दिख रहा है। तो ये तो हर बार भरा रहेगा पूरा। और 2 का P कैसे भरा रहा है? हाँ, 1 2 6। ऐसा मैंने सेकेंड पीरियड के लिखा। सेम काम आप थर्ड पीरियड के लिखो तो क्या होगा? 3 का S सबका भरा रहेगा, और 3 का P कैसे चलेगा? 1 से 6। सेम काम यहां भी होगा। कोई बताएगा मुझे जनरल इलेक्ट्रॉनिक कंफ्यूजन कैसा होना चाहिए? NS2 NP का 1 से 6 लिख लो। NP का 1 से 6, ठीक है। एनपी का 1 से 6, ठीक है। चलो, इनके भी कुछ कुछ ग्रुप के नाम लिखते हैं। इनके पास कुछ कुछ इंपॉर्टेंट ग्रुप्स के नाम है, लिखो इसमें। एलिमेंट्स ऑफ ये, अच्छा पूरा मत लिखो, ग्रुप 18 हाइफन डाल के लिख लो नाम सबके। ग्रुप 18 को बोलते हैं नोबल गैसेस। ग्रुप 18 नोबल गैसेस। और क्या नाम है इसका? इनर्ट गैसेस। और क्या बोल सकते हैं? नहीं नहीं, मीनिंग हो गया ना वो तो, इनर्ट गैस का मीनिंग हो गया। नॉन पर्यायवाची थोड़ा पूछ रहा हूं, अदर नेम पूछ रहा हूं।
जीरो ग्रुप भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोई बताएगा क्यों क्यों बोलते हैं जीरो ग्रुप? व्हाई वी कॉल देम जीरो ग्रुप? वैलेंस शेल में जीरो इलेक्ट्रॉन होते हैं, मतलब उनके पास इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, कहने का मतलब वैलेंस ही जीरो होती है। वैलेंस शेल में जीरो किसी के पास नहीं हो सकता। अगर आप ऐसा बोल रहे हो मतलब उसके पास इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, क्योंकि कोई शेल तो वैलेंस होगा ना, कोई शेल तो वैलेंस शेल होगा, तो वहां इलेक्ट्रॉन होंगे। और आप बोल रहे हो वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, मतलब इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, वैलेंसी जीरो है। वैलेंसी क्या है? देयर कंबाइनिंग कैपेसिटी इज जीरो। वैलेंसी क्या होती है? कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम। और इनको कंबाइन करने की जरूरत ही नहीं है। क्यों नहीं है जरूरत? देखो टॉपर को नहीं जरूरत है टॉपर बनने की, क्यों? पहले से टॉपर है। जो नीचे वाले वो उसकी बराबरी करेंगे ना, जैसे बाकी सब करते हैं। सबको क्या चाहिए? नियरेस्ट नोबल गैस का कंफिगरेशन चाहिए। सोडियम ने एक लूज क्यों किया था इलेक्ट्रॉन? ताकि वो नियॉन जैसा बन सके। मैग्नीशियम ने दो लूज क्यों किया था? ताकि वो नियॉन जैसा बन सके। फ्लोरीन ने एक गेन क्यों किया था? क्या? क्योंकि वो नियॉन जैसा बन सके। क्लोरीन एक गेन क्यों करता था? कि वो आर्गन जैसा बन सके। अपना नियरेस्ट नोबल गैस कंफिगरेशन वो चाहते हैं। समझ रहे हैं क्या? एम आई क्लियर? ठीक है। तो अब वो तो पहले से ही स्टेबल है ना सारे नोबल गैसेस, तो उनको कंबाइन होने की जरूरत ही नहीं है, इसलिए उनकी वैलेंसी जीरो है। ठीक है, इसलिए जीरो ग्रुप एक नाम हो जाएगा उनका। चलो एक और लिखो नीचे, ग्रुप 17 का नाम। ग्रुप 17 हैलोजेंस। ग्रुप 17 हैलोजेंस। हैलोजेंस को कहा जाता है सॉल्ट प्रोड्यूसर्स। ब्रैकेट में लिख लो, सॉल्ट प्रोड्यूसर्स। सॉल्ट प्रोड्यूसर्स। ग्रुप नंबर 16 का भी नाम लिखना, बुक दिखाना चाहिए। ग्रुप नंबर 16 लिखो, चैल्कोजेंस। चैल्कोजेंस, CHALCOGENS। चैल्कोजेंस, CHAL, चैल्कोजेंस, COGENS। चैल्कोजेंस, ब्रैकेट में उसका मीनिंग लिखो। चैल्कोजेंस का ओर फॉर्मिंग, CHAL चल, फिर CO, फिर GENS। ओर फॉर्मिंग क्या लिख रहे हो? ओर फॉर्मिंग। ओर क्या होते हैं? ओर, व्हाट आर ओर्स? ORE क्या होते हैं? ओर क्या रहो? मिनरल्स होते हैं। पहले तो क्या होते हैं वो? मिनरल्स विच आर फाउंड इन अर्थ क्रस्ट। मिनरल्स होते हैं विच आर फाउंड इन अर्थ क्रस्ट। बट और क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि मिनरल तो बोलते ही है नाम उनको, पर और ऐसे मिनरल्स होते हैं जिनसे हम प्रॉफिटेबली या इकोनॉमिकली तरीके से मेटल को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, है ना। हम सारे मिनरल्स से आयरन को एक्सट्रैक्ट नहीं करते हैं। आयरन के बहुत सारे मिनरल्स अवेलेबल हैं अर्थ क्रस्ट में, बट द बेस्ट वन इज हेमेटाइट। बेस्ट वन इज हेमेटाइट, Fe2O3 ऑक्साइड ओर। क्या है वो ओर वाला? ऑक्साइड ओर। और ऑक्सीजन इसी ग्रुप का पार्ट है। ऑक्सीजन इज अ पार्ट ऑफ ग्रुप नंबर 16। सुन रहे हैं क्या? ऐसे ही सल्फाइड ओर्स भी होते हैं, जैसे मर्क्यूरी का बेस्ट ओर HGS है ना। HGS, उसको सिनेबार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जैसे हेमेटाइट नाम है उसका, वैसे ही मर्क्यूरी के ओर का नाम सिनेबार है। और इससे मर्क्यूरी इजीली एक्सट्रैक्ट हो जाता है। ऐसा नहीं कि आप Fe2O3 को से ही Fe एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, आप और भी ओर से कर सकते हो, बट क्वेश्चन इज प्रॉफिटेबली किससे, जिसमें, है ना, मतलब जिसमें सस्ते में काम हो जाए, आसानी से काम हो जाए। जब हमें आसानी से Fe2O3 से आयरन मिल रहा है, तो हम क्यों मुश्किल से कोई और ओर से या कोई और मिनरल से आयरन को निकालेंगे? आयरन निकालना तो है, पर उस मिनरल से निकालेंगे जिससे आसानी से निकल सके, प्रॉफिटेबली निकल सके। ठीक है, तो उसको बोलते हैं ओर। तो इस ग्रुप के ऑक्सीजन और सल्फर तो बेस्ट ओर्स होते ही हैं। ऑक्साइड ओर होते हैं, सल्फाइड ओर्स भी होते हैं। ठीक है, तो ग्रुप नंबर 16 हो गए आपके चैल्कोजेंस। फिर नीचे लाइन में लिखना, द एलिमेंट्स ऑफ S एंड P आर कलेक्टिवली कॉल्ड। देखो बाकियों के नाम ना उनके फर्स्ट मेंबर से ही हैं, जैसे बोरॉन फैमिली, कार्बन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली। ठीक है, हाँ, क्या लिखे? द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप्स, the elements of S and P block, the elements of S and P block are collectively called
representative elements, representative elements, the group, the elements of S and P block are collectively called representative elements. ठीक है, एक पैराग्राफ इनकी प्रॉपर्टी लिखते हैं, शॉर्ट में लिखो। पी ब्लॉक की ऐसा ब्लॉक है जिसमें तीनों टाइप के एलिमेंट प्रेजेंट है, मेटल भी है, नॉन मेटल भी है और मेटलॉइड्स भी हैं। तो एक पॉइंट वो लिखते हैं, लिखो नीचे, पी ब्लॉक इंक्लूड्स, पी ब्लॉक इंक्लूड्स metals, comma non-metals, as well as metalloids. Metals, non-metals, as well as metalloids. Full stop. They mostly form covalent compounds. They mostly form covalent compounds. They mostly form covalent compounds. ठीक है, बस डी ब्लॉक एलिमेंट्स। थर्ड, डी ब्लॉक एलिमेंट्स, डी ब्लॉक एलिमेंट्स। अब डेफिनेशन में क्या चेंज आएगा बताओगे क्या मुझे? डेफिनेशन में, एलिमेंट्स इन विच द लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स दी डी ऑर्बिटल, एनी ऑफ द 5 डी ऑर्बिटल लिख सकते हैं। डी ऑर्बिटल कितने होते हैं? 5 होते हैं ना। तो एनी ऑफ दी 5 डी ऑर्बिटल ऑफ देयर रेस्पेक्टिव आउटर मोस्ट शेल मत लिखना। अब किसमें जाता है वो? पेनाल्टीमेट में। याद है वर्ड यूज किए थे, पेनाल्टीमेट एंड एंटी पेनाल्टीमेट। तो डी वाला जाता है लास्ट बट वन में। किसमें आता है? लास्ट बट वन। फॉर एग्जांपल देखो, पहले आप समझो, यहां पर स्कैंडियम का कॉन्फ़िगरेशन ले रहा हूं, ध्यान से देखना। स्कैंडियम एटॉमिक नंबर कितना होता है? 21। स्कैंडियम 21 है, पोटेशियम के कैल्शियम के जस्ट बाद। तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, फिर क्या आता है हमारा? भरता पहले 4s2 है, लिखते पहले 3d1 है। हो गया 21। देख लो, काउंट कर लो एक बार। 6 4 10, 11 12, 12 6 18, 19 20 21, हो रहे हैं 21 इलेक्ट्रॉन्स। आखिरी इलेक्ट्रॉन कहां गया है? 3 के डी में। एंड 3 इज नॉट द आउटर मोस्ट शेल। स्कैंडियम का आउटर मोस्ट शेल कौन सा है? हाईएस्ट नंबर 4। उसका आउटर मोस्ट शेल कौन है? 4। तो 4 के डी में इलेक्ट्रॉन नहीं गया, कहां गया? उससे एक कम, यानी कि 3 के डी में गया। उसको अपन पेनाल्टीमेट बोलते हैं, या क्या बोलते हैं? n-1। क्या बोलते हैं? n मतलब आउटर मोस्ट शेल, उससे एक कम, यानी n-1 के किसमें? डी में। n-1 के डी में जाएगा। ठीक है, तो क्या लिखोगे? एलिमेंट्स इन विच द लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स एनी वन ऑफ द 5 डी ऑर्बिटल्स ऑफ देयर रेस्पेक्टिव, यहां तक सही है, रेस्पेक्टिव पेनाल्टीमेट शेल्स, रेस्पेक्टिव पेनाल्टीमेट शेल। पेन का स्पेलिंग लिखना और फिर अल्टीमेट का स्पेलिंग लिखना, दोनों को जोड़ देना है ना। पेनाल्टीमेट, देयर रेस्पेक्टिव पेनाल्टीमेट शेल, देयर रेस्पेक्टिव पेनाल्टीमेट शेल्स, ब्रैकेट में, शेल के ब्रैकेट में n-1 लिख लेना। उसको अपन बोलते क्या है? n-1। वही लास्ट बट वन। मैंने आपको ओवर्स का एग्जांपल देके बताया था ना, कि 20वां ओवर आखिरी ओवर होता है, 19वां ओवर पेनाल्टीमेट और 18वां ओवर एंटी पेनाल्टीमेट। ये एंटी पेनाल्टीमेट वर्ड अपन कहां यूज करेंगे? जब अभी एफ ब्लॉक का डेफिनेशन लिखेंगे, क्योंकि एफ में 2 कम में भराता है। ठीक है, n-1 ब्रैकेट बंद कर देना, आर कॉल्ड डी ब्लॉक एलिमेंट्स, आर कॉल्ड डी ब्लॉक एलिमेंट्स, आर कॉल्ड डी ब्लॉक एलिमेंट्स। शॉर्ट में लिखते हैं, कितने ऑर्बिटल है? 5 ऑर्बिटल्स, therefore 10 इलेक्ट्रॉन्स, therefore 10 ग्रुप्स। कहां से कहां तक? 3 2, कितने बचे? एक एक दो वहां ले लिए थे, 13 से 18 यहां ले लिए थे, तो बचे क्या? 3 2 12, 3 2 12, ग्रुप नंबर 3 2 12। और जल्दी से इनका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जनरल, जनरल आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होने वाला है? जल्दी बताओ।
एनडी नहीं, n-1, डी तो पीछे वाले का भरा होता है ना, तो उसको लिखेंगे पहले n-1 का डी चलने वाला है 1 से 10, है ना, n-1 का डी चलने वाला है 1 से 10, और आपका जो n है उसका s चलने वाला है क्या 2 पूरा भरा रहेगा? आर यू श्योर? नहीं, हमने एक्सेप्शन पढ़ा है, याद करो। क्रोमियम में 4s का ही एक इलेक्ट्रॉन जम करके 3d में जाता है, याद करो। तो उसका कॉन्फ़िगरेशन अपन 3d4 4s2 नहीं लिखते हैं, क्या लिखते हैं? 3d5 4s1 लिखते हैं। सुन रहे हैं क्या? समझ रहे हैं क्या? ऐसा हर शेल में हर पीरियड में होता है। तो यहां पे आप लिख देना ns1 से 2, ns1 से 2, किसी में 2 भी है, किसी में 1 भी है, ठीक है। ये इसका जनरल आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। डन। चलो, इन एलिमेंट्स को क्या बोलते हैं लिखना? ये कहलाते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स। क्या कहलाते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट्स। क्यों ट्रांजिशन? देखिए, मेटल से नॉन मेटल की तरफ अपन ट्रांजिट कर रहे हैं। लेफ्ट साइड में क्या है हमारे टेबल में, और राइट साइड में वी आर ट्रैवलिंग। एक ट्रांजिशन हो रहा है, चेंज हो रहा है। एलिमेंट्स आर चेंजिंग फ्रॉम मेटल टू नॉन मेटल्स। तो लिखना इसमें नीचे, प्रॉपर्टीज ऑफ दीज एलिमेंट्स, properties of these elements, properties of these elements, properties of these elements are midway between, are midway between, are midway between metal and non-metals, metal and non-metals, metal and non-metals। अच्छा, इसमें n, इसके पीछे आप लोग जो लिखे थे ये वाला, इसमें n का वैल्यू लिखे हो कि नहीं? कहां से? फर्स्ट वाले में तो लिखे थे ना कि n का वैल्यू 1 to 7 लिखे थे ना यहां पर। यहां के लिए बताओ n का वैल्यू 1 मत बोलना, क्योंकि 1 का p नहीं होता है। तो 2 से 7, 2 से 7। और यहां वाले में पक्का? अरे 4 से होगा ना, ये 4s1 2 जाएगा तब तो ये 3 आएगा, और आप अगर 3 लिख दिए यहां पे तो ये तो 2 हो जाएगा। 2 का d होता है क्या? तो कहां से चालू होगा n का वैल्यू? 4 to 7, 4 to 7, n का वैल्यू 4 to 7, ठीक है ना। हाँ, अब क्या लिख रहे थे आप लोग? लिखो, इसको कंटिन्यू करो। सिंस द प्रॉपर्टी ऑफ दीज एलिमेंट्स आर मिडवे बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल, दे आर ऑल्सो कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट्स। आप वो मेटल नॉन मेटल की जगह एस और पी ब्लॉक भी लिख सकते हो, क्योंकि इनकी प्रॉपर्टी एस और पी ब्लॉक के बीच में लाई कर रही है। इसलिए इनको क्या बोल रहे हैं अपन? ट्रांजिशन, TRANSITION, ट्रांजिशन मेटल्स। Full stop. These are further divided into, these are further divided into 4 series. These are further divided into 4 series. These are further divided into 4 series, जिसको अपन क्या क्या बोलते हैं? एक होता है फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज जिसमें 3D का फिलिंग होता है, 3D ऑर्बिटल पूरा भराएगा 1 से 10 तक। ऐसे ही सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज, थर्ड ट्रांजिशन सीरीज एंड फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज। सेकेंड वाले में 4 का डी भराएगा, थर्ड वाले में 5 का डी, और फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज में 6 का डी, जो कि 7th पीरियड है। ये हमारा कौन सा पीरियड है? 4th पीरियड। दिस इज 5th पीरियड, n-1। दिस इज 6th पीरियड एंड दिस इज 7th पीरियड। ठीक है, 2-3 प्रॉपर्टी लिखते हैं इसकी, लिखो एक पैराग्राफ में ही। दे आर हार्ड। हमारे फर्स्ट 2 ग्रुप वाले मेटल तो सॉफ्ट थे, एल्कली और एल्कलाइन अर्थ मेटल कैसे थे? सॉफ्ट थे। ये वाले हार्ड मेटल्स होंगे। तो दे आर हार्ड
कॉमा मैलिएबल एंड डक्टाइल, एंड आई होप इनका मीनिंग आपको याद होगा, है ना. दे आर हार्ड, कॉमा मैलिएबल, MALLEABLE, and ductile with high melting and boiling points. 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 Full stop. They are good conductors of heat and electricity. They are good conductors of heat and electricity. And show variable oxidation states. And show variable oxidation states. And show variable oxidation states. इसका किसी को मीनिंग पता है क्या? वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब, हाँ, वेरिएबल वैलेंस. जैसा आप पढ़ते थे ना कि आयरन 2+ भी होता है और 3+ भी होता है, कॉपर 1+ भी होता है और 2+ भी. ऐसे हमारे बहुत सारे एलिमेंट है जिनका ऐसा वेरिएबल वैलेंसी भी होता है. फेरस फेरिक, क्या नाम होता था इसका? फेरस फेरिक. क्यूप्रस क्यूप्रिक. ठीक है, तो ब्रैकेट में इसको लिख लो, 2 एग्जांपल वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट का एग्जांपल. ठीक है, एक लाइन और लिखना. दे जनरली फॉर्म ionic as well as covalent compounds. They generally form ionic as well as covalent compounds. Ionic as well as covalent compounds. Full stop. Their compounds are generally used as catalyst. Catalyst पढ़े ना क्या होते हैं? They are the chemical substances which which speeds up the reaction without actually taking part in it. वो पार्ट नहीं लेगा का मतलब क्या है? उसका प्रोडक्ट में आपको कोई पार्ट नहीं दिखेगा. प्रोडक्ट में कैटलिस्ट का कुछ नहीं बनने वाला. कैटलिस्ट जैसा था वैसे ही रहेगा, बस उसने रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा दिया. ठीक है, तो जनरली वो ये वाले एलिमेंट्स ही होते हैं जिनका हम कैटलिस्ट बनाते हैं. ठीक है, ओके, चलो लास्ट एफ ब्लॉक एलिमेंट्स. डेफिनेशन लिखोगे जल्दी से. अब 5 की जगह 7 कर देना. एनी वन ऑफ दी सेवन एफ ऑर्बिटल्स और रेस्पेक्टिव एंटी पेनाल्टीमेट हो जाएगा. सुन रहे हो क्या? रेस्पेक्टिव एंटी पेनाल्टीमेट शेल, जिसमें आप ब्रैकेट में क्या लिखोगे? n-2. फिर इसके पास कितने हैं ऑर्बिटल? 7 ऑर्बिटल हैं. सो 14 इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि 14 एलिमेंट्स लिखना, ग्रुप मत लिखना, क्योंकि 14 तो वो है ही नहीं ना, मतलब ग्रुप तो 18 ही हैं जो पूरे हो चुके हैं. तो ये मैंने बताया था कि लैंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स कहां आते हैं? ग्रुप नंबर 3 में ही आते हैं. दे बिलोंग टू ग्रुप नंबर 3. आप बस एलिमेंट्स लिखो, 14 इलेक्ट्रॉन्स और 14 एलिमेंट्स. ठीक है, और नाम क्या क्या दिया अपन ने इसको? लैंथेनॉइड्स होते हैं एक. लैंथेनॉइड्स में कौन सा ऑर्बिटल भराता है? एफ कहां से चालू होता है? 4 से. तो 4 का एफ यहां भराएगा. 4f की फिलिंग होगी यहां पर. और एक्टिनॉइड्स में 5f की. और लैंथेनॉइड्स चालू कहां से होते हैं? याद करोगे, टेबल में अपन लिखे थे. नहीं, 57 तो लैंथेनम है. फिर हम नीचे आते हैं ना, 58 टू 71. और फिर यहां पे 89 हमारा एक्टिनियम था. फिर हम नीचे आते थे तो 90 से 103 ये हमारे एलिमेंट्स हैं विच बिलोंग टू एक्टिनॉइड्स और लैंथेनॉइड्स. ठीक है ना. और मैंने ये बताया था कि नॉइड्स की जगह नाइट्स भी लिख सकते हैं नाम. एक्टिनाइड्स, लैंथेनाइड्स, या नॉइड्स नाइट्स चलेगा. ठीक है, 58 टू 71 एंड 90 टू 103. ठीक है, नीचे लाइन में लिखना.
अच्छा इसी में लिख लो, लैंथेनॉइड्स को हम कहते हैं रेयर अर्थ एलिमेंट, रेयर अर्थ एलिमेंट्स, मतलब ये बहुत कम क्वांटिटी में प्रेजेंट है, रेयरली फाउंड एलिमेंट्स। ठीक है, और एक्टिनाइड्स में लिख लो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। इसमें हमारा वो है यूरेनियम, सुना आपने यूरेनियम का नाम, जो हम हमारे न्यूक्लियर रिएक्टर में यूज होता है फॉर प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी। जैसे हमारे थर्मल पावर प्लांट है ना, वहां पे कोयला जला के इलेक्ट्रिसिटी पैदा कर रहे हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में पानी के हेल्प से डैम वैम बना करके कर रहे हैं, और एक होते हैं न्यूक्लियर पावर प्लांट जहां पे एटॉमिक एनर्जी को यूज करके हम न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन करवा रहे हैं। आप लोग फिजिक्स में पढ़ोगे, न्यूक्लियर फिजन यानी कि एक न्यूक्लियस को तोड़ना, हम यूरेनियम को तोड़ के एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। एक न्यूक्लियस के अंदर बहुत एनर्जी होती है, आप सोचिए एक प्रोटॉन, अंदर कितने सारे प्रोटॉन होते हैं ना, जैसे इमेजिन यूरेनियम अगर 95 एटॉमिक नंबर है उसका, तो यूरेनियम के न्यूक्लियस के अंदर कितने प्रोटॉन होंगे, 95। और सारे 95 प्रोटॉन एक साथ कैसे रह सकते हैं, बिकॉज पॉजिटिव पॉजिटिव तो रिपेल करता है। ये सुनो, कभी दिमाग में क्वेश्चन नहीं आया कि न्यूक्लियस के अंदर इतने सारे प्रोटॉन एक साथ कैसे हैं, जबकि प्रोटॉन प्रोटॉन तो एक दूसरे को रिपेल करने चाहिए। तो उसका कारण है कि न्यूक्लियस उन सबको एक फोर्स से बाइंड किए हुए है, और उसको कहते हैं अपन न्यूक्लियर फोर्स, और इसी का यूज करते हैं अपन उसको एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए, और उससे अपन इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो ये न्यूक्लियर रिएक्टर हमारे रेडियो एक्टिव एलिमेंट से होते हैं, जिसमें आपका बेस्ट एग्जांपल है कौन सा, यूरेनियम। ठीक है, तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, इनको क्या बोलते हैं, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। चलिए इनका भी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, लिखेंगे जनरल आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेगा। अब n-2 से चालू करेंगे, सुन रहे हो, पीछे अपन ने n-1 d से चालू किया था, अब n-2 से चालू करेंगे। कहां से, 0 से लेकर के 14, 0 से लेकर के 14, n-1 d। जैसे देखो वो हाफ करने के लिए अभी s अपना एक इलेक्ट्रॉन आगे देता था ना d वाले में, अभी क्या होगा पता है, f में आधा करने के लिए या f को पूरा भरने के लिए d का एक इलेक्ट्रॉन जम करके आगे जाएगा। आप समझे मैंने क्या बोला, जैसे क्रोमियम और कॉपर याद करो, क्रोमियम कॉपर में 4s से इलेक्ट्रॉन जम करके 3d में जाता था, ताकि या तो पांचों में हाफ हो जाए या तो पांचों में फुल हो जाए, याद आ रहा है पक्का। यही काम f में कौन करेगा, d करेगा, क्योंकि d और f पास पास है, जिनकी एनर्जी आसपास है वहां से इलेक्ट्रॉन जम करके आगे जाएगा। ठीक है, तो n-1 d है ना, इसका भी वेरिएशन लिखना 0 से 2। हाँ, ns कुछ नहीं होगा तो ns पूरा भरा हुआ है, ns2 पूरा भरा हुआ है, n-2 0 से 14 जा रहा है, n-1 0 से 2 जा रहा है, जस्ट टू मेक दैट हाफ फिल्ड या फुल फिल्ड ऑर्बिटल्स विच आर मोर स्टेबल। ठीक है, ओके ठीक, लास्ट एक पैराग्राफ बना, फटाफट इनकी प्रॉपर्टी लिखते हैं। अच्छा यहां पे वैल्यू क्या लिखो n की, जल्दी बताओ, आपके हिसाब से अगर 4 होता तो ये नहीं नहीं क्या क्या सॉरी सॉरी, ये 4s2 हो जाता, और आपके हिसाब से 2 का भी f होता है, जो कि नहीं होता है। 6 to 7, 6 to 7। ठीक है, हाँ चलो लिखो लास्ट पैराग्राफ में सारी प्रॉपर्टी। दे आर हैवी मेटल्स, दे आर हैवी मेटल्स, एटॉमिक मास बहुत ज्यादा है इनका, यूरेनियम का 235 है, 235 AMU, 235 टाइम्स हेवियर देन हाइड्रोजन, यूरेनियम इज 235 times heavier than hydrogen. हाँ, so they are heavy metals with high melting and boiling points. They are heavy metals with high melting and boiling points. They are heavy metals with high melting and boiling points and variable oxidation states. And variable oxidation states. ठीक है, इनका एक और नाम लिखना, जैसे वो ट्रांजिशन थे ना हमारे डी ब्लॉक क्या थे, तो ये डी ब्लॉक के अंदर छुपे हुए हैं, हाँ या ना, क्योंकि इनका एंट्री पॉइंट कहां से चालू होता है, लैंथेनॉइड का एंट्री पॉइंट लैंथेनम से है, और एक्टिनॉइड्स का एंट्री पॉइंट एक्टिनियम से है। ये ऐसे जाते हैं ना नीचे, फिर ये ऐसे नीचे जाते हैं, तो ये छुपे हुए हैं, तो इनको कहते हैं इनर ट्रांजिशन, ट्रांजिशन के अंदर है। तो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स आर ऑल्सो कॉल्ड इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स,
F block elements are also called inner transition elements. Inner transition elements. Inner transition elements. ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग डाल के छोड़ दो. हेडिंग है, अगर आपको मैं एक एटॉमिक नंबर बस दे दूं तो हमें उसका ग्रुप, पीरियड और ब्लॉक प्रेडिक्ट करना है. तो हेड डालो, प्रेडिक्टिंग ग्रुप कॉमा पीरियड. ग्रुप बोले तो वर्टिकल कॉलम, पीरियड बोले तो हॉरिजॉन्टल रोज. तो ग्रुप कॉमा पीरियड एंड ब्लॉक, कि वो एस ब्लॉक को बिलोंग कर रहा है एलिमेंट, की पी ब्लॉक को, की डी को, की एफ को. तो प्रेडिक्टिंग द ग्रुप, पीरियड एंड ब्लॉक ऑफ एन एलिमेंट. और ये किससे करने वाले हैं अपन? उनके एटॉमिक नंबर से. ठीक है, तो आई विल जस्ट गिव कि एटॉमिक नंबर 89 है या 87 है. बताओ ये कौन से ब्लॉक में है, कौन से ग्रुप में है, कौन से पीरियड में है, एग्जैक्ट लोकेशन उसका. तो पहला अपन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, उससे हमारी पूरा पिक्चर क्लियर हो जाएगा. अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना आ रहा है उस एटॉमिक नंबर का, तो हमारा आंसर आ जाएगा. ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास का पहला टॉपिक ये रहेगा. उसके बाद हम चैप्टर का दूसरा पार्ट चालू करेंगे, दैट इज पीरियोडिक प्रॉपर्टीज. अभी तक हम पीरियोडिक टेबल ही पढ़ रहे थे, सुन रहे हैं क्या? चैप्टर का नाम क्या है? क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज. तो वी हैव कंप्लीटेड क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स. हमने उसको ग्रुप में डिवाइड कर दिया है और वो हमारी कहला रही है प्रेजेंट फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल या फिर लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल गिवन बाय हेनरी मोजले. अब अपन को पढ़ना है प्रॉपर्टीज कौन कौन सी होती है और उनका रिपीटेशन कैसे होता है. ठीक है, चलो थैंक यू. नेक्स्ट क्लास में ब्लॉक थोड़ा रिवाइज करके आना ताकि अपन प्रेडिक्ट कर सके कि कौन से ब्लॉक में है एलिमेंट. ठीक है.